गुड मॉर्निंग। अभी आप लोगों की मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हुए हैं, तो आप लोगों ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है अभी क्लास 10th में सोशल साइंस का, जो कि बाहर से आया था। मिड टर्म के एग्ज़ाम स्पेशली ज़्यादातर बाहर से ही आते हैं, स्कूल में वो सेट नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी क्वेश्चंस आए थे सोशल साइंस के एग्ज़ाम में हिंदी मीडियम के, उसके मैं आंसर्स आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल में। तो आपने जो आंसर्स लिखे हैं उनका क्या करेक्ट आंसर है और किस तरीके से हमको लिखने चाहिए थे, उसके साथ साथ क्वेश्चंस हमको कैसे पढ़ने थे और उनका क्या मीनिंग था, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो भी हमारे कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका हमको फर्स्ट पेपर पढ़ना, एक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिला होगा जिसमें लिखा था सोशल साइंस एग्ज़ाम मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 10th। इसमें आपको देखिए टाइम दिया गया है 3 घंटे का, इसके अधिकतम अंक हैं 80 मिनट। और यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, सामान्य निर्देश। तो जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं तो इन पे भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि यह प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है। खंड का, खंड ख, खंड ग, खंड घ, खंड ड़ और खंड च। इस प्रश्न पत्र में कुल 37 प्रश्न हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको ध्यान से देखना है कि क्या आपके क्वेश्चन पेपर में जितने फर्स्ट पेज पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उतने हैं, क्या कोई पेज मिसिंग तो नहीं है, क्या कोई क्वेश्चन कम तो नहीं है। क्योंकि एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद आपका पेपर आपको नहीं चेंज करने को मिल सकता है। तो आपको ये जो भी आपका रीडिंग टाइम होता है 15 मिनट्स, उसी में आपको ये हमेशा चेक करना होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक चयन उपलब्ध है। इसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आपको करने को दिए गए हैं वो सभी प्रश्न आपको करने हैं, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन कुछ प्रश्नों में आंतरिक चयन भी है। आंतरिक चयन का मतलब है कि कुछ प्रश्नों में आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि कोई भी 2 क्वेश्चन है, आपको उसमें से एक करना है, बट करने सभी हैं। तो उनमें से आपको किसी भी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रश्नों के सामने उनके निर्धारित अंक लिखे हुए हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। 1 से 20 तक के जो प्रश्न है वे सभी बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, यानी कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन को आपको उसमें से चूज़ करना है। उसके बाद खंड ख में 2 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जब भी 2 अंक वाले प्रश्न होते हैं, इसका मतलब है आपको उसमें 2 या 3 लाइन्स में ही उसका आंसर देना होता है, उससे ज़्यादा नहीं देना होता, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, 2 अंक के ही हैं। और इसमें देखिए आपको लिखा भी हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 40 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। इसका मतलब आप 2 या 3 लाइन्स लिखेंगे, उतने भी 40 शब्द हो जाते हैं, तो आपको उतने में ही आंसर देना है। आप ज़्यादा लिखते हैं तो उससे आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। उसके बाद खंड ख में आपको 3 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न करने को दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 60 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि यहाँ आप कम से कम 6 to 7 लाइन्स लिख सकते हैं और आपको 60 शब्द मतलब लगभग इतनी ही लाइनों में उत्तर देना है। आप बहुत इससे कम भी नहीं लिखेंगे और बहुत इससे ज़्यादा लिख देंगे तो भी आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद खंड घ में जो प्रश्न हैं 30 से 33 तक, वो 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि ये सबसे लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस इसमें हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 120 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। 120 शब्द का मतलब है कि आप लगभग 1 या 1.5 पेज में इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इतना आपको लिखना ही होगा। इससे कम लिखते हैं तो आपको आंसर सही नहीं, आपको जो मार्क्स हैं वो सही नहीं मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद खंड ड में 4 अंक वाले केस आधारित प्रश्न हैं। केस आधारित प्रश्न वो होता है जिसमें कि आपको कुछ सिचुएशंस दी गई होंगी, उसके बेसिस पे ही प्रश्न होंगे और आपको उनके उत्तर उन्हीं में से ढूंढने हैं। खंड च में मानचित्र आधारित प्रश्न जो 5 अंकों के हैं, जिसमें 37A इतिहास से संबंधित 2 अंकों का मानचित्र कार्य है और 37B भूगोल से संबंधित 3 अंकों का मानचित्र कार्य है। यानी कि आपको यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपको उसमें करना है, और जो भी दृष्टिबाधित छात्र हैं, यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, उनके लिए मानचित्र के स्थान पर लिखने वाले प्रश्न दिए गए हैं।
अभी बच्चों ने क्या किया है कि उन्होंने इन क्वेश्चंस को भी कर लिया जो कि दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए थे, उनके आंसर्स लिख दिया मैप की जगह, तो उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको मैप करने के लिए दिया गया है और मैप था एग्जामिनेशन के पेपर में, तो आपको वही करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना कि किस क्वेश्चंस में क्या था और क्या उनका करेक्ट आंसर था और वो करेक्ट आंसर क्यों था। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कुछ बच्चे अगर जल्दीबाजी में पढ़े तो वो समझ सकते हैं कि ये हो सकता है लिखा हो कि कौन सा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, उसके हिसाब से भी कुछ ने आंसर्स दिया, बट यहाँ पे लिखा है कि महात्मा गांधी ने नहीं किया था। यानी कि इस क्वेश्चन को आपको पहले तो समझना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस है। पहला है बारदोली सत्याग्रह, दूसरा है चंपारण, तीसरा है अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल सत्याग्रह और डी है खेड़ा सत्याग्रह। तो बच्चे देखिए, ये जो 4 सत्याग्रह के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई 3 हैं जो गांधी जी ने जिनका नेतृत्व किया था, वो गांधी जी ने लीड किया था, बट एक नहीं है। सबसे पहला है बारदोली सत्याग्रह। तो बच्चे जो बारदोली सत्याग्रह है, ये वाला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि ये सत्याग्रह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये उन्होंने गांधी जी से अलग किया था, गांधी जी के साथ मिलकर नहीं किया था, वो उनका एक सेपरेट सत्याग्रह था। वो भी सत्याग्रह ही था, बहुत सारे लोगों ने भी सत्याग्रह किए थे। सारे सत्याग्रह गांधी जी ने किए ज़रूरी नहीं है। तो जो है आपका लेसन है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें इसका आंसर है। उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी ने किया था। अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल सत्याग्रह था, ये भी गांधी जी ने किया था। और खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद ये दोनों को दोनों गुजरात के हैं, चंपारण है बिहार का। तो अगर आपने लेसन ध्यान से पढ़ा होगा और अगर आपने पॉइंट्स को, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको अंडरलाइन किया होगा, तो आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि एक इस बहुत फेमस सत्याग्रह है बारदोली का, जो कि किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका करेक्ट आंसर है बारदोली सत्याग्रह। उसके बाद है गलत जोड़े की पहचान कीजिए। अब देखेंगे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शंस में सबसे पहले संघ सूची लिखा हुआ है और उसके बाद कुछ ऑप्शंस लिखे गए हैं। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, सिंचाई। आपको मैंने संघ और राज्य में अंतर बताया था। संघ मतलब केंद्रीय सरकार जो पूरे देश का कार्य देखती है। संघ मतलब हमारे जो राज्यों का संघ है, पूरा देश हमारा संघ से मिलकर बना है। 28 राज्य उसमें हैं प्लस 8 उसमें यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जिसको केंद्र सरकार देखती है या संघ सरकार देखती है। संघ सरकार, केंद्र सरकार दोनों का मतलब एक ही है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार के पास ही रहते हैं, क्योंकि वो राज्य के हिसाब से अलग अलग सिचुएशन को देख के करना पड़ता है, तो उनको राज्यों को दे दिया जाता है। तो अगर इसका आंसर आपको नहीं भी पता था तो आप उसको देख के समझ के अपना थोड़ा सा रीजनिंग लगा के भी कर सकते थे, और ये आंसर आपको क्लास में डिस्कस किया गया था। सबसे पहला है विदेशी मामले। तो विदेशी मामले आप खुद से सोच सकते हैं कि अगर हमको किसी देश से रिलेशन बनाना है या किसी भी देश के बारे में हमको कोई भी नीति डिसाइड करनी है, तो हम हर राज्य से नहीं पूछ सकते हैं कि पंजाब से नहीं पूछेंगे कि हमको पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते रखने चाहिए, हम उत्तर प्रदेश से नहीं पूछने के लिए चाहेंगे। ये पूरे देश का एक मामला है, तो इसको संघ सरकार ही, यानी कि पूरे देश की जो हमारी केंद्रीय सरकार है, वही इसको डिसाइड करेगी। हम हर किसी से नहीं पूछ सकते हैं। तो ये किसका पास होना चाहिए? संघ सूची में। दूसरा है बैंकिंग। अब देखिए, कोई राज्यों के बैंक तो आपने नहीं सुने होंगे कि दिल्ली का कोई अलग ही बैंक है या उत्तर प्रदेश का कोई अलग बैंक है। कुछ बैंकों के नाम कुछ शहरों के ऊपर ज़रूर हो सकते हैं, जैसे कि इलाहाबाद बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक है, बट ये जो सारे बैंक्स हैं, ये भी मैंने आपको बताया था पहले भी, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंडर आते हैं, सब उसी के अनुसार काम करते हैं। यानी कि कोई भी बैंक इंडिया में रिजर्व बैंक की गाइडेंस के अलावा उसकी नीतियों के से अलग कार्य नहीं कर सकता। इसका मतलब बैंकिंग कौन सी सूची में आएगा, क्योंकि पूरे राष्ट्र का कार्य है ये, संघ सूची में।
उसके बाद है प्रतिरक्षा। अब देखिए जो देश की रक्षा है, देश में सेना होती है, बॉर्डर पे होती है, हमारे देश की आंतरिक जो भी चीज़ें होती है, आपने पैरामिलिट्री देखी होगी, कुछ भी चीज़ें होती है तो वहाँ पे आती हैं। तो प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा वाले जो मामले होंगे वो भी राष्ट्रीय महत्व के ही होंगे, क्योंकि अगर राष्ट्र पे कोई अटैक हो जाता है तो इसका जो फैसला है वो तुरंत लेना पड़ेगा, और उसको कौन लेगा? संघ सरकार ही लेगी, यानी कि केंद्र सरकार लेगी। तो ये भी कौन सी सूची में आएगा? प्रतिरक्षा में ही, संघ सूची में। यानी कि 3 ऑप्शन तो हमारे पास बहुत क्लियर थे, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते कि ये संघ सरकार में होना चाहिए। उसके बाद था लास्ट ऑप्शन, संघ सूची में क्या सिंचाई है कि नहीं। अब आप सोचिए इसको, अगर हम पूरे देश के लिए एक ही पॉलिसी बना देंगे कि एक ही तरीके से सिंचाई होगी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हमने पढ़ा ये 6 तरीके की तो मिट्टियाँ ही हैं। लेटराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो हम वो राज्यों में अलग अलग तरीके से फैली हुई है। कुछ राज्यों में नदियाँ ज़्यादा हैं, कुछ में कम है, किसी राज्य में अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा है, किसी में कम है। तो हम वहाँ के हिसाब से ही वहाँ की सिंचाई व्यवस्था को देखेंगे, यानी कि इसको राज्य खुद से डिसाइड करेगा। हम पूरे राष्ट्र के लिए एक पॉलिसी नहीं बना सकते। तो इसका ऑप्शन होना था डी। अगर आपको, मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन था कि संघ क्या है, ये आपको पहले भी मैंने बताया है कई बार, और आप इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे कि संघ और केंद्र सरकार का मतलब एक ही है। पूरे राष्ट्र की जो चीज़ें डिसाइड करते हैं। राज्य का मतलब जो कि एक राज्य की चीज़ें डिसाइड करता है। तो सिंचाई का जो विषय है, सिंचाई का जो सिस्टम है, जो भी इसके बारे में नीतियाँ बनाई जाएंगी, उसको राज्य सूची का विषय है और उसको राज्य ही डिसाइड करेगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉल्वेराइन के संदर्भ में सही है? तो आपको करेक्ट आंसर देखना है। तो आपको पता था एक शुल्क संघ की स्थापना की गई थी फ्रांस में, और एक संघ बनाया गया था क्योंकि अलग अलग मुद्राएं थी, अलग अलग शुल्क लगते थे, अलग अलग फीस लगती थी अगर आपको व्यापार करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें थीं, अब हमको वो देखना है। यह एक शुल्क संघ था, बिल्कुल सही है। इसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी थी। ये बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारी मुद्राएं थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्राएं थी, तो उसको ईजी करने के लिए मुद्राओं को हमको 2 कर दिया था। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसकी स्थापना 1834 में प्रशा की पहल पर की गई थी, बिल्कुल सही। जो पहले का जर्मनी था उसने इसका इनिशिएटिव लिया था, तो 1834 में इसकी पहल पर की गई थी। इसका मतलब है कि 1, 2 और 3 सारे ही ऑप्शन ठीक है। अगर आपने जॉल्वेराइन का ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये देखते ही समझ में आ गया होगा, तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है? अब आपको ये देखना है इस क्वेश्चन में, ये भी थोड़ा सा अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता तो भी आप इसको अपने माइंड से कर सकते थे। देखिए, महिलाओं का स्तर वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पे महिलाओं की एजुकेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पे महिलाओं को आपको लगेगा कि इज़्ज़त ज़्यादा मिलती है, उनकी भागीदारी है वोटिंग में, उनकी अधिकारी है डिसीजन मेकिंग में। तो वो कौन कौन से देश हो सकते हैं? तो इसमें एशिया के देश काफ़ी पिछड़े हैं यूरोप और अमेरिका के देशों से। अब अगर आप यहाँ देख लें तो पाकिस्तान, आपने अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की कई बार आप न्यूज़ में भी देखते हैं कि वहाँ पे कई बार महिलाओं पे जुल्म भी होते हैं, या वो उनको, इतने नेताओं को आपने नहीं देखा होगा पाकिस्तान की राजनीति में, यह नाम नहीं सुना होगा, 1 या 2 को ही नाम आपने हो सकता है सुना हो। तो पाकिस्तान तो देखिए नहीं हो सकता है, वहाँ पे एजुकेशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बांग्लादेश भी इंडिया से तो काफ़ी मामलों में पीछे है, तो इंडिया से तो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, यानी कि बांग्लादेश भी नहीं हो सकता है। म्यांमार भी पड़ोसी देश है इंडिया का, जो कि मणिपुर और मिजोरम के बाद में पड़ता है, उसके पूर्व में। तो ये भी एशियाई देश है, यहाँ पे भी उतनी ज़्यादा बेटर कंडीशन नहीं है, आप इसको भी सोच सकते थे। और एक देश है स्वीडन। अब स्वीडन कहाँ का देश है? स्वीडन देश है यूरोप का, स्कैंडिनेवियन कंट्री से है, और स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा इनकी हाई रैंकिंग होती है सभी मामलों में, लगभग एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, ये महिलाओं की स्थिति को लेकर, वहाँ पे लोगों के जीवन स्तर को लेकर, इन सब में ये वाले देश। अगर इसमें देखिए यूरोप के ही किसी देश का नाम है, आप ये भी आइडेंटिफाई कर लेते
तो यूरोप में बेटर कंडीशन है एशिया के देशों से ज़्यादा, तो आप इसको वैसे ही टिक कर सकते थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अगर हमको आंसर नहीं भी पता है तो हम थोड़ा सा भी माइंड लगाए तो हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी कि स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। अब मैंने आपको संगठित और असंगठित क्षेत्र बताए थे। संगठित क्षेत्र वो होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं सरकार के पास में, वो सरकार के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं और जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा लोग कार्य कर रहे होते हैं या 15 से ज़्यादा लोग कार्य कर रहे होते हैं। असंगठित क्षेत्र यानी कि 5 या 6 या मैक्सिमम 10 लोग काम कर रहे होंगे, जो कहीं रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होंगी, तो वो लोग अपनी तरीके से काम कर सकते हैं। वो कोई बहुत ज़्यादा सरकार के नियमों का पालन नहीं करते या सभी नियमों का पालन नहीं करते, या लाइसेंस वगैरह भी उन लोगों ने नहीं लिया होता है, मतलब बिना लाइसेंस के भी वो लोग काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ लोग 2 या 3 लोग मिलकर भी कार्य कर लेते हैं। अब कौन सी विशेषता नहीं है? काम के अनियमित घंटे, हमको इसमें विशेषता नहीं है ढूंढना था, तो काम के अनियमित घंटे ये हो सकता है। आपने आसपास भी देखा होगा अपने कि कोई दुकान वाले हैं, वहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे सरकार ने डिसाइड किया हुआ है लगभग 8 घंटे या 8 घंटे है अराउंड गवर्नमेंट का टाइम मैक्सिमम, तो उससे भी ज़्यादा लोग कार्य कर रहे होते हैं। तो ये अनियमित घंटे हैं, यानी कि कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। जो भी लोग आप देखेंगे बड़ी फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, कंपनीज़ में जाते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, उनके कार्य के घंटे फिक्स होते हैं, यानी कि वो तय समय पर जाएंगे ऑफिस और तय समय पर ही वापस आएंगे। और अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बेनिफिट भी मिलता है।